हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। जैसा कि आपको पता है कि महिला पर्यवेक्षक की संपूर्ण तैयारी आपको हम पढ़ा रहे हैं और पोषण से संबंधित हम आपको ये सीरीज आगे बढ़ा रहा है। पोषण के 1500 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो 1500 क्वेश्चन कंप्लीट आपके मैं करवाऊंगा। 200 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। जो भी साथी हैं जो जो भी साथी है अभी तक अगर आपने हमारे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट के साथ में हम पढ़ा रहे हैं। बड़ा ही शानदार तरीके से आपको इसके क्वेश्चनों के आंसर करा रहा है। सुपर फास्ट है, 50 से 55 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। क्लियर है? आज हम जो लेकर आए हैं पार्ट 3 लेकर आए, पार्ट 3, जिसमें आपको मैं 200 से 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ आपको मिले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में तो इसकी लिंक डली हुई, उससे आप टेलीग्राम पे चले जाइए। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 200 क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे और आज 201 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। 200 क्वेश्चन। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कब आरंभ की गई थी? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कब आरंभ की गई थी? तो ये आपको मैंने कल पढ़ाया था पहले दूसरे पार्ट में। तो ये आपकी 2006 में प्रारंभ की गई थी। कन्या शिक्षा परिसर की शुरुआत कब हुई थी? कन्या शिक्षा परिसर की शुरुआत कब हुई थी? 2012 और 13 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान कब प्रारंभ किया गया था? सुरक्षा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो 2016 में। कब प्रारंभ किया गया था? 2016 में। मातृ लाभ अधिनियम 1961, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। मातृ लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन कब हुआ? मातृ लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन आपका 2017 में हुआ था। पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया था हमने आपको इतना पढ़ा दिया था, उसमें 200। सबला योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में। क्लियर है? आप बताना आपके 100 क्वेश्चनों में से कितने सही होते हैं, कितने गलत। कमेंट नहीं करते हो यार, आप कमेंट जरूर किया करो आपके कि सर हमारे इतने सही हुए। आप इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट किसी का नहीं आता है। तो आज इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, सभी सब्जेक्ट आपको मैं करवाऊंगा। 1500 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके बोलते ही नहीं हो। आज बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखना, भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में कब पुनर्गठित किया? भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में कब एकीकृत किया? तो 2021-22 में। 2021-22 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा में मातृ वंदना योजना का वर्णन किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा में मातृ वंदना योजना का वर्णन किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। धारा कौन सी है? 4। लालिमा अभियान में पात्र बच्चों की उम्र क्या है? लालिमा अभियान में पात्र बच्चों की उम्र क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो लालिमा अभियान में जो बच्चों की उम्र है वो 6 से 10 वर्ष है। कितना है? 6 से 10। चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीएमआर की रिपोर्ट भी आपको पढ़ना है 2024 की और 2020 की। तो आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ पर है ये आप बताओ। तो ये दिल्ली में। कहाँ पर है? आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 200 नंबर का, 210 नंबर का। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकारी 2006 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय? तो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं?
तो इसमें धाराएं जो है 101 और अध्याय कितनी है 12। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकारी 2006 में कुल धारा 101 एवं अध्याय कितने हैं 12। क्लियर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में बोला गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 में 21 का में बोला गया। क्लियर है। साथ ही ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा आपका, इसमें हम ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताते। ये वीडियो उन साथियों के लिए मददगार होगा जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है और अभी तक उनका रिवीजन नहीं हुआ। समय को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को जब भी कोई काम करते हो उस टाइम पे चला लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। और जिनके पास हार्ड कॉपी है, जिन्होंने पढ़ रखा, उनके लिए शानदार ये साबित होने वाला है, क्योंकि 55 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन हम करवाते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आदेश पत्र प्रस्तुत करता है? तो आपको सभी जितने भी एक्ट है और अधिनियम है वो पढ़ना है। ये रिवीजन हो रहा है आपका, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। व्यतीत व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, व्यतीत व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य। तो आपसे पूछा है घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत, तो इसके सभी उपयुक्त सभी पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सज़ा नहीं दी जा सकती है? तो आपको पता है 10 वर्ष का कारावास दे सकते हैं, 7 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का, तो क्या नहीं दे सकते? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 का विस्तार क्या है? 2000 का विस्तार क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो अच्छी बात है कि 2-2 3-3 बार आ जाएंगे आपके, क्योंकि आपको पता है कि आपका 55 नंबर का पोषण स्वास्थ्य आएगा और हम 1500 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ बेनिफिट रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अगर आपको याद है, कि किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख का संरक्षण अधिनियम 2000 का विस्तार कहाँ है? तो ये संपूर्ण भारत में, लेकिन आपने किसी ने भी कमेंट करके नहीं बोला। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में कठोर कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में धारा 9 में, कौन सी धारा में? धारा 9 में कठोर कारावास तथा जुर्माने का क्या है? प्रावधान। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, ठीक है ना। आपको बताना है नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं विनिक्स केजिओसा, विनिक्स केजिओसा। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे 2 वीडियो नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो वो ज़रूर देख लीजिए। आपका पोषण और स्वास्थ्य इन्हीं वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से प्यार से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने बना रखे, नोट्स, जो बुकें आपने पढ़ रखी है, वो ही आप बार बार रिवीजन करिए। नई चीज़ों के पीछे मत भागिए। हम भी आपको सुपर फास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 1 घंटे में आप इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्तन काल में प्रथम 6 माह के दौरान महिला लगभग कितना दूध स्त्रापित करती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्तन काल में प्रथम 6 माह के दौरान महिला लगभग कितना दूध स्त्रापित करती है? तो 600 मिली। कितना? 600 मिली, बिल्कुल। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो मूत्राशय के नीचे मौजूद है। कहाँ पर? मूत्राशय। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर तो सभी बता देंगे, ठीक है। इसका आंसर तो सभी लोग बता देंगे।
हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जल्दी से बताओ। तो कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा, बिल्कुल। इसमें कुछ साइंस के भी क्वेश्चन है क्योंकि पूरा आपका कवर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र और ग्रंथियाँ। तो इसमें भी आपको मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से भी आपका इसमें रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी टॉपिक में हमने रख लिया। तो क्वेश्चन बताना, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन करता है वो मल द्वार है। कौन सा द्वार है? मल द्वार, बिल्कुल। मुख्य गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है। तो मुख्य गुहिका कौन से तंत्र का एक हिस्सा है, जो आपको बताना है। तो मानव पाचन तंत्र का एक क्या है? हिस्सा है, बिल्कुल। आगे बढ़ो, आगे आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका आंसर सभी को दिखाई दे रहा होगा, एमाइलेस। लार में कौन सा पाया जाता है? एमाइलेस। क्लियर है? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लास्ट जो 15 दिन बचे बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो विश्वास मानना कि आपका संपूर्ण रिवीजन हम आपको करवा देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते। समय का विशेष ध्यान है और हम इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं बता रहे। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिस्पेक्टर स्थित होता है? हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? प्रकाशग्राही, तापग्राही, रस संवेदी या ग्रहण ग्राही? तो वो ये आप बताओ, हमारी जीवा पर कौन सा है? तो रस संवेदी, क्योंकि जीभ जो है ललचा जाती किसी चीज को खाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस संवेदी। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपको बताना है। तो अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है, पीयूष ग्रंथि भी होती है, थायराइड ग्रंथि भी। लार ग्रंथि नहीं होती। कौन सी ग्रंथि नहीं होती है? लार। इन निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो एस्ट्रोजन। निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो एस्ट्रोजन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में देखो, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हार्मोन्स के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में, 8 नंबर का दे रखा है अलग से बी वाले पार्ट में। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर में मदद करता है, ये आपको बताना है। तो एड्रीनलिन है। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलिन। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय के ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज, बिल्कुल। तो ये आपके 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने पढ़ ली। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। इससे ये फायदा है कि 8 नंबर का जो आपको दे रखा है ग्रंथि, उत्सर्जन तंत्र, मानव, 8 तो जे हो रहे प्लस 55 क्वेश्चन जो आपका पोषण और स्वास्थ्य दे रखा है, ये भी इसी में कवर हो रहा है।
ठीक है, इसलिए साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण रिवीजन चल रहा है, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजल किसके द्वारा स्थापित होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजल अंडाशय द्वारा स्थापित होता है। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो मासिक धर्म होता है, रजोधर्म जिसको बोलते हैं, तो इसके द्वारा निकल जाती है बाहर। इसे क्या कहा जाता है? मासिक धर्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुमेलित आपको करना है, इसमें आपको बताना है कि कॉपर टीका क्या है। इस तरीके से आपको आंसर बताना है, इसमें से कौन सा होगा कि कहाँ तक पहुँचता है, ये किस पे होता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, सी का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे ये देखो, कॉपर टी किससे संबंधित है? तो कॉपर टी का जो संबंध है वो निषेचन रुक जाएगा। कॉपर टी का मतलब निषेचन रुक जाएगा। पहले का चौथा कौन से ऑप्शन में? डी वाले में, एक ही में है भाई, तो यही हमारा आंसर। मुखी गोली, चलो मुखी गोली का संबंध किससे? तो रोपण रुक जाता है। मुखी गोली खाने से क्या रुक जाता है? रोपण रुक जाता है। कॉन्डोम का क्या है इसका आंसर? शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचता। ठीक है। और नलिका उच्छेदन से क्या होता है? अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता है। तो ये इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ये आपके प्रजनन तंत्र का क्वेश्चन है जो आपका 8 नंबर का दे रखा है। अगला, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाता है गर्भाशय। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? गर्भाशय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 233 क्वेश्चन आपके हो गए। हमें यहाँ 300 क्वेश्चन पढ़ना है और ऐसे ही मैं आपको 1500 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। साथियों आज मैनेजमेंट का भी वीडियो लेकर आ रहे हैं हम, इसलिए मैनेजमेंट का भी वीडियो देख लीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक एक्ट अधिनियम और दिवस से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर मत जाना, प्ले लिस्ट है नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और आप महिला पर्यवेक्षक करके सर्च करोगे तो पूरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? किशोरियों के लिए नहीं, किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसका जवाब दीजिए। तो दूध है। कौन सा है साथियों? दूध। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दूध। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में। बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से कार्बोहाइड्रेट नहीं। आपको पता है कि जिम में ज़्यादातर प्रोटीन यूज़ करते हैं, तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसे आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती? तो यह है वसा। कौन सा है? वसा। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केला किस एक विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी है। एक की बात कर ले तो एक में तो आपका गाजर आ जाएगा, सी में आपके खट्टे आ जाएंगे, डी में आपका सूर्य वाला आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे कथन दिए गए, कारण बताना है। अभी कथन पढ़ो। बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, एक गलत है। लेकिन आपको ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो ए आपका राइट आंसर, ए गलत है लेकिन आर क्या है? सही है।
इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर आपने हमारे वीडियो देखे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। बस ये है कि आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लीजिए। हार्ड कॉपी अगर आपको लेना है तो आप नारायण अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर पूरे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सभी एकेडमी के नोट्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। नियासिन खालिस्तान का एक रूप है, तो ये आपको बताना है नियासिन किसका रूप है? विटामिन B3 का एक रूप है। नियासिन विटामिन B3 का क्या है? एक रूप है। अगला 240, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आपको ये बताना आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हरी सब्जियां हैं। कौन सी है? हरी सब्जियां। वाट्स रोग खालिस्तान के कारण होता है। वाट्स रोग किसके कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण होता है। वाट्स रोग विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो यौन संक्रामक रोग नहीं है तो ये है आपका यक्ष्मा। एड्स से, सिफिलिस से, हेपेटाइटिस बी भी है। कौन सा यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो यक्ष्मा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपकी चल रही है। पेप्टिस अल्सर, पेप्टिस अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। HIV का इलाज नहीं होने पर खालिस्तान हो सकता है। अगर HIV का इलाज नहीं होगा तो एड्स हो जाएगा भाई, क्योंकि एड्स का संबंध किससे? HIV से। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषण है? तो चमगादड़ किसके हैं भाई प्राकृतिक? ये आपको बता। इबोला बुखार किससे संबंधित है? इबोला बुखार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इबोला बुखार से संबंधित है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 246, ज्वाइन मत वन सवेब के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो BCG का। पढ़ लेना भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ज्वाइन ई मत वन सपेवे के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG का। क्लियर? 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 250, 50 नहीं 250। अगर आप वीडियो देख रहे हो नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तो आपको पोषण और स्वास्थ्य के 250 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। और आज हम आपको साथियों 300 क्वेश्चन करवाएंगे। कितने क्वेश्चन करवाएंगे? 300। टिटनेस, टिटनेस व डिप्थीरिया का पहला टीका बच्चों को कितनी आयु में लगाया जाता है? टिटनेस व डिप्थीरिया का पहला टीका बच्चों को कितनी आयु में लगाया जाता है, ये आपको बताना। तो ये 10 वर्ष की आयु। HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सा टीका नहीं लगाया जाता है? जो HIV पॉजिटिव होता है उस बच्चे को कौन सा टीका नहीं लगाया जाता है? OPV, DPT, हेपेटाइटिस MMR। तो OPV नहीं लगाया जाता है HIV पॉजिटिव बच्चे को। रूबेला वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रूबेला जो वैक्सीन दी जाती है वो इंट्रामैक्सुलर के माध्यम से दी जाती है। विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो भाई 250वां क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है? तो एक्सरोफेथिलीमा, ये वाली कंडीशन होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, एक्सरोफेथिलीमा। अगला क्वेश्चन देखना 251, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो थाइमिन, राइबोफ्लेविन, लोहा तत्व, नियासिन। चलो ये आप कमेंट करके बताना। आज देखता हूँ कितने लोगों का कमेंट आता है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। 251 आपका सभी लोगों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ABC करके लिख देना या नाम लिख देना, ठीक है ना। मैं जानबूझ कर आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे कि आप आगे क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बोलें।
कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालता है। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर बताइए भाई। प्रतिजैविक निर्माण, तो फेगोस्टिक क्रिया, उत्तक अखंडता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? ये सभी को याद है, सभी बता देंगे। तो विटामिन ए की खोज किसने की? तो हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस ने। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नवंबर 2022 को। 17 नवंबर 2022 को। बाल शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाल शक्ति योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 2006 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी साथियों? 2006 में। अपरा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? अपरा का जो वजन है वो प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है, ये आपको बताना है। तो ये 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग। इनमें से किस पट्टी का उपयोग ड्रेसिंग के लिए किया जाता है? इनमें से किस पट्टी का उपयोग ड्रेसिंग के लिए किया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कॉटन क्लॉथ बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कीप बैंडेज, ये स्मार्ट बैंडेज। तो कॉटन क्लॉथ बैंडेज पट्टी का कौन सा उपयोग किया जाता है? कॉटन क्लॉथ बैंडेज। घाव भरने का पहला चरण क्या है? घाव भरने का पहला चरण क्या है? तो घाव किसके माध्यम से भरता है भाई? हीमोस्टेटिस फेस। हीमोस्टेटिस फेस। क्लियर है? देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देखे तो आपको 2-3 बार ये चीज़ें क्या हो जाएगी? रिवीजन हो जाएगी। एंटीबॉडीज़ का उत्पादन होता है, तो एंटीबॉडीज़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? बी लिम्फोसाइट्स में। बिल्कुल, बी लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडीज़ का उत्पादन होता है। आहार में आयरन का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? आहार में आयरन का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो विटामिन सी के द्वारा। साथियों 260 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। अभी तक अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 260 इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो है पोषण एवं स्वास्थ्य से, और मैं आपको 10 वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से आपको 1500 क्वेश्चन लगभग हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 261 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग पढ़ना, इसका जवाब देना है। 261 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है? इनमें से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? क्लियर है? और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला विटामिन ई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा मापने के लिए किसका स्तर जांचना आवश्यक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा मापने के लिए किसका स्तर जांचना आवश्यक है? तो नाइट्रोजन का स्तर जांचना आवश्यक है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा एनीमिया हो सकता है? विटामिन B9 की कमी की वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कौन सा हो सकता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है भाई। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आशा का फुल फॉर्म, आशा का पूरा नाम क्या है? आशा का पूरा नाम आपको बताना है। तो एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हाँ सर, इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, आप एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुलेट ट्रेन परियोजना, कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण या पूर्ण प्रतिरक्षण? तो मिशन इंद्रधनुष पूर्ण प्रतिरक्षण से संबंधित है। पूर्ण प्रतिरक्षण,
पंख अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? पंख अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 24 जनवरी 2021 को। पंख अभियान 24 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया था। किस वर्ष तक हमारे देश को स्किल सेल एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया था? साथियों, एक लक्ष्य से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो किस वर्ष तक हमारे देश को स्किल सेल एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2047 तक। 2047 विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब प्रारंभ की गई थी? तो ये वर्ष 1920 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1920 में। कंप्लीट। अगला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विश्वव्यापी भूख से मुक्ति अभियान किस संगठन के द्वारा संगठित किया गया है? विश्वव्यापी भूख से मुक्ति अभियान किस संगठन के द्वारा संगठित किया गया है? जो आपको बताना है। तो FAO। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? अब आप ही बताओ भाई, किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए गर्भावस्था में? गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, मात्र ऊतकों की वृद्धि, उपरोक्त दोनों। तो दोनों ही होता है गर्भावस्था में, तो उपरोक्त दोनों के लिए चाहिए। अगला क्वेश्चन, MCH माता का बच्चों के लिए उन्नयक उपचारात्मक और पुनर्वास सुविधा या देखभाल है। ये परिभाषा कब और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो इम्पोर्टेंट है, WHO द्वारा। ये आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा 272 का। WHO द्वारा 1976 में, 1976 में। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, ग्रहण अभिग्राहक, रसवेदी अभिग्राहक। तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। डूथोडनम किसका भाग है? डूथोडनम किसका भाग है? जल्दी से बताओ भाई, 275 का आंसर बताइए। तो ये छोटी आंत का भाग है। बोलते ही नहीं रहे ये तो। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? सभी का आंसर अच्छा आ जाएगा, पेसमेकर। पेसमेकर से हम हृदय गति को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों को हृदय, ये तो पढ़ लिया अपन ने, पेसमेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने के कारण, पेशी विकास के कारण, फेफड़ों के विकास के कारण, स्वर यंत्र लेरिक्स के विकास के कारण। तो इसका आंसर जो होगा डी वाला होगा, स्वर यंत्र लेरिंग्स के विकास के कारण। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? थायराइड जो ग्रंथि होती है वो शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये गला में होती है। थायराइड क्या होता है? गला में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित का सही क्रम मिलाना है आपको। 279 का क्वेश्चन, ये आपको बताना है। कोलिप के हार्मोन, तो कोलिप जो हार्मोन है, सी इसका राइट आंसर होगा, पैराथायरॉइड्स। और दूसरा एल्टोस्टेरोन, क्या इसमें क्या होगा? पी क्यू का ए होगा, अधिवृक्क ग्लैंड। PCQA किसमें? PCA की आंसर है सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 279,
कोलिप के हार्मोन कौन से हैं? इसमें क्या है? पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड में पाया जाता है। इसके बाद में प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है पीयूष ग्लैंड में होता है। मेलाटोनिन ये किस में होता है? पीनियल ग्लैंड में। तो जी इसके आंसर हो जाए 280। क्वेश्चन नंबर देखिए एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो मूड को संतुलित करने के लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, पुरुष प्रजनन उत्तेजों को विकसित करने के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। तो इसका जो आंसर है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो पुरुषों के शुक्राणु को स्थानांतरण रोकने के लिए किया जाता है, कौन सी विधि है ये आपको बताना है। तो ये शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। कौन सी वाहिका को? शुक्र वाहिका को। शुक्र वाहिका को क्या काम होता है कि ये जो वृषण को कहाँ तक ले जाता है? हाँ, तो क्या है? शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? ये इसका आंसर ए है। ये डिब बाह्य नालिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। लूप जो है ये डिम्ब बाह्य नालिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ये एक गर्भाशय में लाइनिंग के युग्मनज का जोड़ना, इम्प्लांटेशन एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जोड़ना। क्लियर है? ये प्रजनन तंत्र के क्वेश्चन भी इसमें आ गए क्योंकि आपका 8 नंबर का आएगा भाई साइंस बायोलॉजी जिसके क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सिलेबस में। अगला देखते हैं 284। देखो कम समय में हम कितने सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। शुक्राणु और युग्मक के संयोजन की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? ये आपको बताना है। 284 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है निषेचन। क्या है? निषेचन। अगर आपने प्रजनन तंत्र नहीं पढ़ा, प्रजनन तंत्र, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने प्रजनन तंत्र पढ़ रखा है डिटेल में तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये जितने भी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब प्रजनन तंत्र के हैं और आपके सिलेबस में साथियों स्पष्ट तरीके से दे रखा है प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, ठीक है, ये दे रखा है। 8 नंबर का अलग से दे रखा है। ये हम आपको पोषण एवं स्वास्थ्य में ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि प्रजनन तंत्र आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा प्रजनन तंत्र का, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। जब आप यौवन अवस्था में आते हो तो आपका विकास रुक जाता है। क्लियर है? हाइट वगैरह। अगला क्वेश्चन, कुछ महिलाओं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? विट्रो कहा जाता है, जिसे विट्रो कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। विटामिन ए के 3 हैं सक्रिय रूप, रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 विटामिन B2। अगला राइबोफ्लेविन फ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है जो आपको बताना है। तो विटामिन है ये भी। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी विकिरण के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है सूर्य से आने वाली विकिरणों से? तो जल्दी से बताओ। तो त्वचा का कैंसर। क्या होता है? त्वचा का कैंसर। 291 नंबर का क्वेश्चन देख लिए। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो अधोमुखी युग्मक विखंडन। प्रजनन का क्वेश्चन है। अधोमुखी युग्मक विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? अब विषाणु जनित नहीं है जे आपको बताना है। तो डेंगू, बुखार, जुकाम, हैजा, एड्स हैजा नहीं है। विषाणु जनित नहीं है। कौन सा? हैजा नहीं है। HIV का पूरा क्या नाम है? ये सभी लोग बता देंगे। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डी वाला आंसर है। HIV के लिए इनमें से किसके द्वारा संचालित होने की संभावना नहीं है? HIV के इनमें से किसके द्वारा संचालित नहीं होता है HIV? जो आपको बताना है। तो स्तनपान द्वारा होता है, रक्त आधार द्वारा होता है, सुई इंजेक्शन के कारण। मच्छर के काटने से HIV नहीं होता। किसके काटने से? मच्छर के काटने से HIV नहीं होता है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो 294 क्वेश्चन हो गए साथी। देखो कितने कम समय में हमने कितने शानदार क्वेश्चन आपको करवाए। और आज हम आपको पूरे 300 क्वेश्चन करवाने वाले। कितने क्वेश्चन? 300। और ये 50 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे, आप खुद से भी नहीं कर पाओगे। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? ये आपको बताना है। तो ये मच्छर के द्वारा जाता है भाई। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर के द्वारा वहन होता है। पश्चिमी ब्लास्ट खालिस्तान के नैदानिक प्रशिक्षण होता है। पश्चिमी जो ब्लास्ट है HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। किसके लिए किया जाता है पश्चिमी ब्लास्ट? HIV के लिए। अधिकांश जंतु बसा होते हैं। अधिकांश जंतु बसा होते तो कहाँ पर होते हैं? जी आपका संतत बसा में। अधिकांश जंतु में कौन सा बसा होता है? संतत बसा। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल या दाल। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चावल में नहीं पाया जाता भाई प्रोटीन। क्लियर? तो ये आपके आज 300 क्वेश्चन है साथियों। एमिनो अम्ल होते हैं। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? उभयधर्मी। एमिनो अम्ल कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। इनमें से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लाइकोजन। जंतु स्टार्च किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन। तो साथियों ये हमने आज तो 45 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन करवा दिए। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुपर फास्ट रिवीजन है। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते कि सभी सब्जेक्ट के हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आप वीडियो लाना चाहते हैं या जो भी आपको चाहिए वो चीज़ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो पर आपका अभी तक जो वीडियो डाला बहुत सारा प्यार मिला है। आगे भी आप ऐसे ही प्यार करते रहना, ठीक है। और इस वीडियो पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको 300 से 400 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन थे वो 200 से 300 पार्ट नंबर 3 के नाम से आया हुआ है। और आप पहले के वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।